नमस्ते फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर गौरव कौशिक, जो कि एक एडवोकेट है और माउंट आबू में खुशी सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक गौशाला का संचालन कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम मिस्टर गौरव कौशिक। नमस्ते सर। नमस्ते जी। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बढ़िया है, आप बताइए। बस आप ठीक ठीक है है? सर जी। सर क्या क्या वेदर है माउंट आबू का? अभी बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ जी, बारिश नहीं हो रही है बस ये। गुजरात का तो फेवरेट टूरिस्ट प्लेस है माउंट हाँ, आबू तो। गुजरात पर ही आधारित है माउंट आबू, ओके क्योंकि सबसे ज्यादा टूरिस्ट गुजरात से ही आता है। जी। और अभी वर्तमान में ये लॉकडाउन खुलने के बाद ऐसी स्थिति आई है कि जैसे बाढ़ आ गई। ओह बहुत टूरिस्ट है, बहुत टूरिस्ट है। हाँ हाँ एंड एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे माउंट आबू लगभग फुल रहता है। जी बिल्कुल। हाँ तो सर आप एक एडवोकेट हैं और जी। गोरक्षा एवं गो संरक्षण के भी जिला अध्यक्ष है, राइट? आप हाँ, एडवोकेट होके ये शौक कैसे लगा आपको? कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, और चूंकि एक अधिवक्ता जो कानून के विषय में जानता है, जी। कुछ दायित्व, सामाजिक दायित्व भी उसके होते हैं, हम्म। तो उसके चलते एक ऐसी घटना घटित हुई 2012 में। जी। उसके बाद हमने ये काम शुरू किया। वैसे तो लगभग 15 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, मगर प्रॉपर तरीके से 2012 से हम लोग इस कार्य को शुरू किया हमने। हम्म। और इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो घटना ये थी कि मेरी माताजी और हम लोग फैमिली के साथ मार्केट में थे, और उस दौरान पोलो ग्राउंड एक जगह आपने शायद देखा होगा माउंट आबू। हम्म। पोलो ग्राउंड के नजदीक एक फ्रूट बेच रहा था लॉरी पर एक व्यक्ति, और उसी दौरान गौ माता और उनका एक छोटा सा बेबी पीछे पीछे चल रहा था। तो जैसे ही वो बच्चा अगर अपना भी है तो थोड़ी बहुत मस्तियां करता ही है, तो उस बच्चे ने उस फ्रूट वाले की लारी पर फ्रूट खाने का प्रयास किया, और उस लॉरी वाले ने सीधा उसको चाकू मारा। ओह। तो मेरी माताजी साथ में थी, और हम लोगों ने फिर काफी एक्शन लिया उसके खिलाफ। मुकदमाबाजी भी हुई, उसको पुलिस आके अरेस्ट करके भी लेके गई। मगर घर आने के बाद मेरी माताजी का एक प्रश्न था कि आप लोग एडवोकेट हो, कानून की जानकारी है, सब कुछ है, तो ये सड़कों पे जो गौवंश घूम रहा है, इसके लिए क्या कोई नियम कायदे कानून है क्या? तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हो सकता है। तो बोले अगर जिन लोगों को करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं इसके लिए? बस वो हम क्या कर सकते हैं, उस बात को लेके ये खुशी सेवा ट्रस्ट का जन्म हुआ। माउंट आबू में इसका टेम्परेरी ऑफिस इधर पिलग्रिम रोड पर है। अभी टेम्परेरी हमने वहाँ कार्यालय कर रखा है इसका। और खुशी सेवा ट्रस्ट के अंतर्गत जो गौशाला चल रही है, जी। वो शंकर मठ के पास आर्मी रोड पर है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? हमारा मूल उद्देश्य यही था, मेरी माताजी जो संरक्षक है इस ट्रस्ट की, उनके शब्दों को लेकर हमने ये काम शुरू किया था। और हमारा मूल उद्देश्य ये था कि माउंट आबू की सड़कों पर एक भी गौवंश घूमता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए। तो आप सफल हुए उसमें? सफल लगभग हुए हम, जी। मगर एक समय तक ही सफल हो पाए। ओह ओके। इस बात को लेकर हम लोग गए प्रशासन के पास। उस समय हमारे यहाँ पर आईएएस लगे हुए थे, श्री जितेंद्र जी सोनी। तो हमने एक परिवार ने बैठ के, कुछ जो हमारे मिलने वाले थे, उन लोगों ने बैठ के हमने एक ट्रस्ट क्रिएट किया। उसके बाद हमने प्रशासन से मदद मांगी, और उसको लेकर हम आईएएस श्री जितेंद्र जी सोनी के पास गए। तो उनको जब हमने सारी बात रखी, सब कुछ बताया, बहुत खुश हुए वो। उन्होंने कहा सब अपने लिए सोचते हैं, कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति मेरी सर्विस के दौरान अभी तक, उस समय वो न्यू पोस्टेड थे, अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने ये चाहा हो कि हम इनके लिए कुछ करें। तो बहुत खुश हुए, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे, और कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, अपन मिलके इसको करते हैं, और इसको बिल्कुल अपन माउंट आबू से खत्म कर देंगे इस प्रॉब्लम, क्योंकि माउंट आबू हिल स्टेशन है। जी बिल्कुल। लाखों की संख्या में टूरिस्ट आता है, और कई बार एक्सीडेंट होते हैं। तो फिर हम लोगों ने प्रशासन के थ्रू मिलके
नगर पालिका ने भी हमको उस समय सहयोग किया हम्म, और नगर पालिका का एक कांजी हाउस हमको उस समय दिया गया इस काम को करने के लिए। तो वहाँ हम जितने भी, फिर प्रशासन ने एक मुहिम चलाई कि सड़कों पे जो भी गौवंश घूम रहा है, गौ माता है, नंदी बाबा है, बच्चे हैं, उनको लाके वो हमको देते और खुशी सेवा ट्रस्ट उनके चारा, पानी, दवाई उस सब की व्यवस्था करता था। अभी भी हम वर्तमान में कर रहे हैं, वो काम जारी। राज्य सरकार और लोकल प्रशासन जो है वो कुछ हेल्प नहीं करता, उनका क्या सपोर्ट रहता है आपका? उस दौरान 2012 और 13, 2012-13 में हमको सपोर्ट किया। कुछ जो नगर पालिका का बजट भी रहता है गौवंश के लिए, कांजी हाउस के लिए, वो उन्होंने हमको दिया। मगर 2014 के बाद हमारी सारी सहायताएं प्रशासन ने बंद कर दी। इधर सोनी साहब का ट्रांसफर हुआ, बोर्ड बदल गया, तो इन लोगों ने हमारी बिल्कुल मदद करना बंद कर दिया। वर्तमान में हमारे पास राज्य सरकार से या लोकल प्रशासन से, नगर पालिका से कोई एड नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। फिर आप कैसे मैनेज कर रहे हैं ये सब कुछ? खर्चा भी बहुत होता होगा इसमें तो। मैनेज तो अब आप यूं समझिए कि गौ माता अपने आप में सक्षम है, वही करवाती है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है और एक ईश्वरीय शक्ति है मेरे साथ, हमारी संस्था के साथ, जो ये काम करवा रही है। फाइनेंशियली जितनी भी हेल्प होती है उसमें मेरे फादर जो कि रिटायर्ड लेक्चरर हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। और कुछ ऐसे जो हमारे मतलब 20 एक सदस्य हमसे जुड़े हुए हैं, जो हर महीने कुछ ना कुछ सहायता करते हैं। मैंने देखा आपकी फेसबुक प्रोफाइल से लोग अक्सर सेल्फी लेते हैं, चैलेंज कपल होता है, वो होता है, आपकी सेल्फी सारी जीव जंतुओं के साथ है, गाय के साथ है। बहुत अच्छा लगा वो प्रोफाइल देख के। एक सनातनी व्यक्ति होने के नाते गौ माता के प्रति प्रेम होना ही चाहिए और हमको हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी उस विषय में अवगत कराना चाहिए और उस ओर लेके जाना चाहिए। ये गौ माता का प्रेम जो था ना, उसकी वजह से ये शौक लगा। सेल्फी वाला जो आप मुझे पूछ रहे हैं, हाँ, आपने बताया जैसे कि कोई कपल चैलेंज डाल रहा है, कोई फ्रेंड चैलेंज डाल रहा है, हम लोगों ने गौ माता चैलेंज डाला। ओके। उसका कारण सबसे बड़ा रीजन ये था कि जब भी मैं गया गौ माता के पास गया, तो उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया। कुछ मैंने फोटोज वगैरह आपसे शेयर की थी। मैंने वीडियोस देखे, मैं जरूर यहाँ पे शेयर भी करूंगी वीडियोस। जी। जब भी मैं जाता तो वो एक हमारे पास गौरी, कुछ गौ माता के हमने नाम रख रखे हैं। गौरी जो एक वर्ष का बच्चा था जब मेरे पास 2012 में वो आया, उसको मुझसे इतना लगाव है कि मैं कहीं भी जाके बैठ जाता हूँ, सीधी मेरे पास आके बैठ जाएगी, मुझे प्यार करेगी। तो उनका जो ममत्व भाव है, और इवन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे प्रति है, आपने देखा होगा मेरी बेटी भी गायों के साथ घूम रही है। अभी वर्तमान में 6 वर्ष की उम्र है उसकी। दूसरों से जलने वाले हम नहीं और हमसे जलने वाले कम नहीं। दोस्ती हम ना कभी तोड़ेंगे, आज हमने ये दिल में ठानी है, और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है। वो जाती है अंदर, 50 की संख्या है हमारे पास, उसमें घूमती फिरती, कोई डर नहीं है। बड़े बड़े नंदी बाबा हैं 2-3, फिर भी कोई डर नहीं है। तो उनका जो प्रेम मेरी तरफ आया, जो उन्होंने अपने संतान की तरफ मुझे रखा, तो उस प्रेम की वजह से ये सेल्फी वाला मामला चला। सर, आपने कभी समझने की कोशिश की कि लोग क्यों गाय को काटते या मारते? ये मानवीय विकृति जो है अपने समाज में, ये समझने की कोशिश की आपने या अवेयरनेस लाने की कोशिश की? देखो, इसमें ऐसा है सपना जी, जागरूकता का अभाव है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, जागरूकता की आ रही है। हम ये सोचते हैं कि गाय पशु है एक, और दूध देने वाला पशु है, जिसकी जरूरत हमें सिर्फ दूध तक ही है।
गौ माता की जो स्थिति खराब हुई, उसका सबसे बड़ा कारण हम लोग हैं और गौपालक। यदि मेरे पास व्यवस्था नहीं है और परेशान हो रही है गौ माता, तो मुझे किसी भी स्थान पर, उचित स्थान पर ले जाके उनको छोड़ देना चाहिए। कोई बड़ी गौशाला है, उसको सुपुर्द कर देना चाहिए। तो मैं इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो मैं यही समझता हूँ कि जागरूकता का अभाव है, और हर व्यक्ति ये समझने लग जाए कि गाय सिर्फ एक दूध देने वाला पशु नहीं है, गौ माता है। तो ये समस्या अपने आप समाप्त हो जाती है कि गायें सड़कों पर भी नहीं घूमेंगी और दुर्भावना की शिकार नहीं होंगी। सर, दिन की शुरुआत ही हम दूध से करते हैं, इसके जी, लिए तो बिल्कुल। गाय को बचाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आप देखिए ना, वर्तमान में स्थिति ये है कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश खुद की जो गायें हैं उनको हटाकर देशी गौ माता भारत से लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उसके दूध में इतनी शक्ति है। वो माँ है जी। और हर माँ ये चाहती है कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, हष्ट पुष्ट रहे। तो ऐसा कुछ कारण हुआ जिसकी वजह से अमेरिकन सरकार ने ये करा कि नहीं, हमको भारत की देशी गौवंश चाहिए। जी। हाँ। और दूध जो उसका दूध है, गौ माता का दूध नहीं है, वो अमृत है। आपको जितना भी मिल सकता है वो आपके लिए अमृत समान है। जी बिल्कुल। पंचगव्य औषधि क्या होती है, इससे हमें क्या क्या लाभ होता है? सपना जी, पंचगव्य अपने आप में महा औषधि है। आप औषधि जो बता रहे हैं, वास्तव में पंचगव्य एक औषधि है, क्योंकि पंचगव्य में जो चीजें हैं उसमें देवताओं का वास माना है। हम लोग सनातनी है, सनातन संस्कृति में पंचगव्य को में ईश्वर का वास माना है। पंचगव्य में 5 चीजें हैं, दूध है, मगर उसमें कंडीशन ये है कि देशी गौ माता का होना चाहिए। अब मैंने एक अमेरिकन गाय रख रखी है और उसका मैं पंचगव्य बनाता हूँ तो वो निरर्थक। अगर आप कहीं पर भी सर्च करेंगे, आप राजीव जी दीक्षित जी को सुनिए आप जी। उन्होंने इसको पूतना बताया, राक्षसी का रूप बताया। जो अपने दूध के जरिए कृष्ण को जैसे राक्षसी ने मारने का प्रयास किया, वैसे ही ये दूध के जरिए हमको मारने का प्रयास करती है, कई बीमारियां देती है। तो पंचगव्य जो है वो केवल और केवल देशी गौ माता का चीजों से बनता है। उसमें दूध है, घी है, दही है, गोमूत्र और गोबर है। तो अब इसको सनातन संस्कृति से जोड़कर अगर अपन देखते हैं तो दूध के देवता चंद्रमा को माना गया है, घी में सूर्य देवता का वास माना गया है, दही में वायु देवता का वास माना गया है, और गौमूत्र में वरुण देवता का वास माना गया है, और जो गोबर है उसमें अग्नि देवता का वास माना गया है। तो एक सनातनी संस्कृति के साथ में अगर अपन इसको जोड़ के भी बात करते हैं तो देवों का वास है इसके अंदर। अब अगर अपन पंचगव्य की परिभाषा को देखते हैं तो सीधा सीधा पंचगव्य की परिभाषा ये है कि गौ माता द्वारा प्रदत्त 5 वस्तुएं, जिसमें ये सब गौमूत्र, गोबर, घी, दूध, दही, ये सब। इस औषधि के हमको लाभ क्या होते हैं? मतलब जी, लाभ, कई लाभ हैं इसके। अब आप इसको थोड़ा सा और डीप में जाएंगे ना तो इसको समझने के लिए ये है कि इसको महा औषधि कैसे माना। तो हमारे जो पुराने साइंटिस्ट थे, ऋषि मुनि, उन ऋषि मुनियों ने इस पर शोध की सबसे पहले और इसको महा औषधि माना। शास्त्र सम्मत अवधारणा को अगर अपन देखते हैं तो हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे, उन्होंने मानव जीवन अंत काल तक निरोगी कैसे रहे इस पर शोध की। और जब उनकी शोध पहुंची कहां पर, अंत में जाकर उनकी शोध रुक गई पंचगव्य पर। पंचगव्य का अगर आप लगातार उपयोग कर रहे हैं, उसको काम में ले रहे हैं, तो आप कभी रोगी नहीं रहेंगे, ऐसा ऋषि मुनियों का मानना है। और कई लोग इस चीज को प्रयोग कर रहे हैं वर्तमान में। कई जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर है, अर्थराइट्स है, ऐसी कई बीमारियां हैं जिनका इससे इलाज हो रहा है। मैंने भी पढ़ा कई जगह पे कि इसका कैंसर का ट्रीटमेंट यहाँ से होता है। जी,
उसमें जब मैंने पढ़ा और मैंने थोड़ा सा डीप में गया तो उसमें ऐसा पढ़ने में आया कि 90 दिन तक आप एक बछिया का, ओके। बछिया मतलब जो गौ माता है, डिलीवरी से पूर्व की स्थिति जो है एक बच्चे की, मतलब 3 साल से छोटी, उसका अगर गौमूत्र रोज सुबह उपयोग कर रहे हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर कैंसर के सारे कीटाणु मार देते हैं। इतनी शक्ति है गौ माता में। क्या बात है। हाँ। तो सर आपने ऐसा कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे जिसमें आपने बाहर से गाय को उठाया हो और उनके पेट से प्लास्टिक और हम जो कचरा फेंकते हैं अक्सर, वो बहुत कुछ निकला हो कचरा? सपना जी, हम पिछले 10 साल से यही काम कर रहे हैं। ओके। हमारे पास जितने भी गौवंश हैं हमने अडॉप्ट किए हैं। अच्छा। जैसे आपके घर के बाहर कोई गौवंश बीमार बैठा है, कोई गौ माता बीमार बैठी है, आप हमको संपर्क करेंगे, हम जाते हैं हमारी व्यवस्था से। अगर बहुत ज्यादा बीमार है वो तो उसे पशु चिकित्सालय पहुंचा देते हैं, वेटनरी हॉस्पिटल। और डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि नहीं ये ठीक ठाक है, 2-3 घंटे में ठीक हो जाएगा, तो हम उसे गौशाला में शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो गौवंश है वो सारा हमने सड़कों से ही अडॉप्ट किया हुआ है। तो उसमें 2014 में एक ऐसा ही केस आया था। एक 5 साल का बच्चा था गाय का, और बहुत ज्यादा प्लास्टिक खाने से उसका पेट फूल गया था और मरणासन स्थिति में आ गया था। हम उसको उठा के लेकर आ गए और हमारे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने सजेस्ट किया कि इसने कुछ प्लास्टिक जैसा खा लिया है, उसकी वजह से ये आगे इसको डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है और वो एक जगह जाके ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने की वजह से इसका पेट फूल रहा है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब हम क्या कर सकते हैं, इलाज करो आप। बोले इलाज तो मैंने दवाइयाँ सब दे दी है, अब इसका अगर आप कहें तो चीरा लगाकर कुछ चीजें निकाली जाए। तो मैंने पूछा ये संभव है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल संभव है, अपन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने और उनकी टीम ने उसके पेट में एक होल करके और सारा इंटीरियर जहाँ उनको पहुंचना चाहिए वहां वो पहुंचे, और वहां से काफी सारा प्लास्टिक उन्होंने निकाला। मेरे सामने की बात है और गौशाला में ये हुआ था। तो लगभग उसमें से 2 किलो जैसा प्लास्टिक उन्होंने निकाल के मुझे बताया। तो आपने कभी कोशिश की ये अवेयरनेस लाने की लोगों में, ऐसे कचरा ना फेंके, प्लास्टिक ना फेंके? अवेयरनेस के लिए हम लोग समय समय पर पैम्पलेट्स डलवाते हैं माउंट आबू में। उसमें हम लोग ये लिखते हैं कि भाई किसी भी तरह का सड़क पर चारा नहीं डालें, नजदीकी जो भी गौशाला है वहां जाएं, सड़कों पर चारा डालने से खराब होता है। साथ ही प्लास्टिक की थैली में किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ न डालें, क्योंकि मैंने 5 रोटी एक थैली में डाली और हाँ मुझे लग रहा है कि कोई उपयोगी नहीं, थैली बंद की और फेंक दी। तो गौ माता खोल तो सकती नहीं है, मगर रोटी के कारण उस थैली को वो खा जाता है और जो अंदर जाके ब्लॉक होता है। तो इसके लिए हम समय समय पर प्रयास करते रहते हैं। कृषि सेवा ट्रस्ट जो है वो ये तो काम कर रहा है, इसके अलावा भी क्या क्या काम कर रहा है? हम लोग पौधारोपण पे एक तो काम कर रहे हैं, क्योंकि माउंट आबू जो है हिल स्टेशन है और पर्वतीय स्थल है। यहाँ जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतनी ज्यादा इसकी खूबसूरती रहेगी। 10 साल के बनिस्पत अभी कुछ पेड़ कम हुए हैं, तो उसको लेकर प्रशासन भी समय समय पर ये कार्रवाई करता है। तो हम लोगों ने भी एक अभियान जैसा चला रखा है कि जितने हो सके पेड़ इतने ही लगाने हैं जितने हम संभाल सके। मैं 100 पेड़ लगा दूं और जीवित एक भी न बचे, ऐसा नहीं करना है। 2 ही पेड़ लगाओ आप, मगर उनको संभालना है बच्चों की तरह। तो उस पे हम काम करते हैं। फिर महिला सशक्तिकरण पे काम करते हैं। जैसे अभी महिला दिवस आया था, तो हम लोगों ने माउंट आबू की आयरन लेडीज सेलेक्ट की थी। उसमें से 5 या 7 महिलाएं थी, मातृशक्ति थी। उनसे हम जाके, कोरोना का चल रहा था समय, तो हम पर्सनली हमारा 4-5 जने सदस्य जो थे, हम लोग हमारी गाड़ी से गए उनके पास और उनको जाके वहीं उनके घर पर ही उनका सम्मान किया, क्योंकि उन्होंने कई क्षेत्रों में अच्छे अच्छे काम किए हुए।
तो ऐसे सब हम काम करते रहते हैं, मगर अभी तो हमारी बाल अवस्था है। नहीं, फिर भी मैंने पढ़ा कि आप लोगों से कपड़े लेकर गरीब लोगों तक पहुंचाते हैं। ये हमने 2014 से और 16 तक ये काम हमने किया। हम्म, तो उसमें एक ऐसी छोटी सी घटना हुई थी कि मैं कहीं जा रहा था जी, और रोड साइड जो लोग गरीब कच्ची बस्ती वाले लोग रहते हैं, तो वो 2-3 बच्चे सो रहे थे। तो उन्होंने अपने ऊपर एक कार्टून डाला हुआ था। तो मुझे देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि हम कहाँ हैं और ये कैसा जीवन यापन कर रहे हैं। तो उस दिन ऐसा एक मन में विचार आया। तो हालांकि उसको तो मैंने रात को जाकर कंबल वगैरह दिया, उड़ा दिया था और मैं निकल गया था वहां से। मगर उसके बाद ऐसा विचार आया, तो जो अपना मकर संक्रांति का एक पर्व होता है, हाँ जी, उस दौरान हमने एक मुहिम चलाई। तो पैम्पलेट डाले कि कोई भी सड़कों पे कचरा न डाले, ये घास न डाले, जो भी आपके आसपास गौशाला है उसमें जाके ये घास चारा डालें। गोदान तभी आपका सफल होगा। और साथ ही उसी के साथ में एक पैम्पलेट ये बनाया हमने कि आपके घर में जो वेस्टेज है, गर्म कपड़े जो आपके काफी सालों से काम नहीं आए, वो आप हमारी संस्था को प्रोवाइड कराइए। आपका वो कपड़ा हम एक गरीब व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, जो इसको उपयोग में लेगा और खुश होगा। ओके सर, कुछ इंस्पिरेशनल मैसेज देना चाहोगे आप? मैसेज में मैडम मैं केवल इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर इसको ही लेकर अपन बात करते हैं तो मेरा यही एक मैसेज होगा सभी के लिए है कि गौ माता को केवल दूध वाला पशु न समझे, उसके पास जाएं, उसके पास समय बिताएं और सेवा करें, आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। गौ माता का अगर आशीर्वाद आपके ऊपर आ गया तो आप तर जाएंगे। गौ माता को वैतरणी माना है। कलयुग से तारने वाली गौ माता है। अगर गौ माता की पूंछ अगर आप डूब रहे हैं, तो आपने अगर भैंस की पूंछ पकड़ी तो वो आपको और डीप में ले जाएगी, डुबा देगी। मगर आपने उसी दौरान गौ माता की पूंछ पकड़ी तो तुरंत आपको उबार देगी। तो वो भी एक कारण है, गौ माता वैतरणी है जो इस कलयुग से आपको तार सकती है, आपके कई कष्टों का नाश कर सकती है। और यदि आपके घर के बाहर गौ माता आ रही है तो आप सिर्फ उनको अगर रोटी खिला सकते हो तो खिलाइए, डंडा ना मारे, दूसरे तरीके से परेशान ना करें। गौ माता अगर आपके द्वार पर आई है तो आपके संकट लेकर जाएगी, आपको आशीर्वाद देकर जाएगी, कुछ दूसरा परेशानी क्रिएट नहीं करेगी। तो मेरा मैसेज यही है कि अगर आप ऐसा कुछ कर सकते तो ठीक है, गौ माता के ऊपर अत्याचार न करें, परेशान न करें। और दूसरा, गौपालकों से मेरा निवेदन है कि सड़कों पे मेहरबानी करके नहीं छोड़ें। बहुत परेशानियां होती है, गौ माता को परेशानी होती है। अभी हमारे सिरोही में ऐसा एक हादसा हुआ ऑन हाईवे, एक ट्रक वाले ने आके गौ माता को टक्कर मारी, उनका पूरा शरीर फट गया और वो कुछ 7-8 महीने की प्रेग्नेंट थी, 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और ऑन द स्पॉट पेट फटने से डिलीवरी हुई उनकी। मेरा उन गौ भक्तों को धन्यवाद है, उन्होंने जाकर मौके पर गौ माता को बचाने का प्रयास किया, मगर बची तो नहीं वो, मगर उस बच्चे को बचा लिया उन्होंने। तो ऐसा ना करें। अगर आपसे नहीं संभल रही है तो आपके आसपास जो भी गौशाला है अच्छी, जहां आपको लगता है कि ये अच्छी गौशाला है, यहाँ केयर होगी, आप छोड़ दीजिए वहां पर। सड़कों पे छोड़ने से अच्छा है कि अपन वहां छोड़ दें। तो मेरा यही एक मैसेज है। और एक और मेरा छोटा सा इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आप गौशालाओं के प्रति प्रेम भाव रखें और जितना हो सके वहां पर जाने की कोशिश करें, समय दें, समझें आपके गाय क्या है और गौशालाओं को सहयोग करें। क्योंकि गौशाला जो भी चला रहा है बहुत तकलीफों से चलाता है। मैं खुद इस चीज को 10 साल से देख रहा हूँ। और कई तरह की ऐसी चीजें हैं, जैसे अपन अपने परिवार में जन्मदिन मनाते हैं तो जाएं, आसपास की गौशाला में जाएं, वहां पर अपने परिवार के साथ जाके जन्मदिन मनाएं, अपने दोस्तों का जन्मदिन मनाएं, एनिवर्सरी मनाएं, आपको बहुत सुकून मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। और इससे एक गौशाला में आपकी तरफ से कुछ ना कुछ सहायता दी जाएगी, तो गौशाला को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि बहुत जरूरी है ना सभी को जानना ये।
कि जीव गौ जंतु। माता क्या है वो तो आप उसके नजदीक जाएंगे तभी जान पाएंगे। जी सर, बिल्कुल। तो सर हम ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं मोन फाउंडेशन के साथ। तो अंगदान महादान है, तो उस पर जी। कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? मैं ये जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपसे कि आपका ये जो फाउंडेशन है ये दरअसल काम क्या करता है? अगर मैं बहुत छोटे इसमें बोलूं तो हम एक ब्रिज हैं डोनर और रेसिपिएंट के बीच में। बिल्कुल, इसमें ये मैसेज है कि आप जो भी हैं अभी से ही एक डिसाइड कर लें और एक जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है इसमें, जो भी आपके नजदीकी हॉस्पिटल है उसमें पहले से आप ये चीज करके रखें कि अंगदान करना ही करना है। अगर मेरी डेथ हो जाती है उसके बाद कुछ मेरे शरीर के पार्ट्स ऐसे हैं जो किसी भी तरह से काम के नहीं है, वो अंगदान करने से किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को बचा सकता है। आंखें हैं, किडनीज है, और कुछ लोग तो देह दान भी करते हैं, तो करना चाहिए, वो जरूरी भी है। मेरी अगर आंखें किसी और को मिल जाती है और उसको दिखने लग जाता है तो बहुत खुशी की बात है। इसलिए अंगदान पहले से ही आप तैयारी करके पहले ही फॉर्मेलिटी सब करके और तैयार कर देना चाहिए, ताकि बाद में फिर कोई ऐसा विचार ही नहीं रहे कि भाई करें या नहीं करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परिवार के लोग इस चीज को नहीं मानते और नहीं करने चाहते। बेवजह जलाने से क्या फायदा, किसी के काम लग जाएगा ना। काम आएगा और आपकी कुछ चीजें वहां पर हैं तो आपके परिवार वालों को भी ऐसा लगेगा कि ये देखो इस व्यक्ति के पास मेरी आंखें हैं, मेरे बेटे की आंखें हैं, तो एक खुशी की बात है। बिल्कुल सर। तो सर आपको हम अहमदाबाद इनवाइट करते हैं। आपको हम अहमदाबाद इनवाइट करते हैं एंड देयर इज फ्री क्रूज ट्रिप फॉर यू। बिल्कुल जी, आएंगे। बिल्कुल, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ऐसा इनिशिएट लिया और गौशालाओं की समस्याओं को सामने लाने के एक प्रयास किया और उसके चलते आपने मुझे इंटरव्यू में बुलाया। हम लोगों के पास जगह का बहुत अभाव है। जैसा आपने बीच में पूछा था कि आपका मोटो पूरा हुआ या नहीं, तो मोटो पूरा नहीं होने का एक कारण ये भी था कि हमारे पास जगह का अभाव है। अगर आज भी हमारे को राज्य सरकार प्रशासन मदद करके बड़ी जगह देता है तो सड़क पे हम एक भी गौवंश नहीं घूमने देंगे। ये मेरा वादा है आपके जरिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, और पूरा भी होगा आपका, आप जो ड्रीम लेके चल रहे हो डेफिनेटली पूरा भी होगा, क्योंकि एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं हम, हमारा ड्रीम पूरा हो, आप लोगों के सहयोग से ही होगा। लोगों के पास एक अच्छा मैसेज भी जाएगा, लोग जुड़ते भी जाएंगे। और सर धन्यवाद सर आपके टाइम के लिए, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।